हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। टोटल लंग वॉल्यूम कितना होता है? 6 लीटर होता है। और टोटल 4 लंग कैपेसिटीज़ होती हैं और 4 लंग वॉल्यूम्स होते हैं। 4 लंग वॉल्यूम एंड 4 लंग कैपेसिटीज़। तो कौन कौन से हैं? एक है वाइट टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ वन रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हमने कौन सा करना है? हमने करना है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम ये होता है कि जब हम नॉर्मली एयर अंदर लेके जा रहे हैं और उसे एक्सेल कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन या क्वाइट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये क्या टाइडल वॉल्यूम है? क्वाइट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज टाइडल वॉल्यूम। ये इसकी कितनी होगी? 500 ml होगा। अब उसके बाद दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? जब हम नॉर्मली इंस्पायरेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद जो फोर्सफुली एयर अंदर इनहेल करते हैं ना, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है? मतलब क्वाइट इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर अंदर जाएगी वो क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? अगर फर्स्ट करें हमारे पास टोटल कितना है? 6 लीटर है ना, और इन टाइडल वॉल्यूम कितना है? 2.7 पे एंड हो रहा है, 500 ml है ना। तो 6 में से 2.7 माइनस करें तो कितना आएगा? 3.3 लीटर। तो ये होता है 3300 ml या 3.3 लीटर। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो कौन सा है? वो है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? मैक्स एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड बाय आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन। मतलब जितनी हम एयर बाहर पहले निकाल चुके हैं ना, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर चुके हैं, उसके बाद जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे ना, वो क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखें, ये वाला कौन सा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो फोर्सफुली एक्सहेल हो चुकी है। और ये कितनी होगी? अगर हम 2.2 में से 1.2 निकालें तो कितना होगा? 1 लीटर। इट इज़ इक्वल टू 1 लीटर होगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट बच गया वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है। ये वो होता है कि जो वॉल्यूम बाद में बच जाता है, जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में हिस्सा नहीं लेता, और ये वैसे मेजर नहीं कर सकते। इट कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। बाकी सारे हो गए हैं, ये मेजर नहीं कर सकते। तो इसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट 1 लीटर टू 1.2 लीटर होता है ये। अगर हम वो देखें ना, 1 to 1.2 लीटर या फिर 1 लीटर होगा ये। अब ये हो गए हमारे वॉल्यूम्स। अब इसके बाद हमने क्या शुरू करना है? वॉल्यूम्स हमारे हो गए हैं ना, 4 के 4 वॉल्यूम हो गए हैं। अब इसके बाद है कैपेसिटीज़। अब टोटल कितनी कैपेसिटीज़ हैं? 4 कैपेसिटीज़ हैं। तो इसमें जो सबसे पहली कैपेसिटी है वो कौन सी है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये होती है कि हम टोटल जितनी एयर इंस्पायरेशन में ले सकते हैं, अंदर इनहेल कर सकते हैं, वो क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इट इज़ इक्वल टू 500 प्लस 3300 3800 ml। और उसके बाद जो हमारी दूसरी है वो कौन सी है? फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी है? फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी। जितनी एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं या जो बाद में बच जाती है, वो है फोर्स रिस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी होगी? 2200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना? 2200 ml। उसके बाद जो थर्ड वन है वो क्या है? वो है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? जितनी भी कैपेसिटीज़ है ना, स्वाय रेजिडुअल वॉल्यूम के, उन सबको ऐड करें तो क्या बनेगा? वाइटल कैपेसिटी बनेगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी बनेगा। और ये कितनी होगी टोटल? ये टोटल होगी इज इक्वल टू 4800 ml। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये कितनी होगी? 4800 ml। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है वो कौन सा? हमारा फोर्थ कैपेसिटी कौन सी है? टोटल लंग कैपेसिटीज। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज इज इक्वल टू
टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये इज इक्वल टू होगी 6 लीटर के या 600 ml के। तो ये हो गया हमारा टोटल लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब सेकंड टॉपिक है, ये क्या है, डेड स्पेस। डेड स्पेस कौन सी होती है हमारी लंग फील्ड में या रेस्पिरेटरी सिस्टम की? डेड स्पेस क्या होगी? वो स्पेस जो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगी ना, वो होगी डेड स्पेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये मैंने लंग्स लिख दिया यहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो स्पेस जो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगी, उसे हम क्या कहेंगे? डेड स्पेस कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसमें टोटल होंगी 3 टाइप्स। एक होगी एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फर्स्ट वन कौन सी होगी? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। सेकंड वन एल्वियोलर, और एंड वाली कौन सी है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस की जो वैल्यू है ना, वो इज इक्वल टू है 150 ml। तो जो हम टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? 500 ml। तो अगर हम जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है उसमें से 150 ml निकाल दें तो टोटल क्या बचेगा? 350 ml। तो ये वो अमाउंट है जो हमारी 350 ml है ना, ये वो अमाउंट है जो हमारे गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेगी। ये वॉल्यूम होगा जो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेगा। अब जो 150 ml है वो क्या है? वो ये होता है कि जो हमारा कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन जो होता था हमारा, वो क्या करता था? वो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता था। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो कंडक्टिंग जोन डू नॉट टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो कौन सा है? वो है एल्वियोलर और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब फिजियोलॉजिकल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल ना, अगर तो हमारा लंग नॉर्मल है तो इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगा। मतलब अगर हमें कोई मसला नहीं है, लंग बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होगा। पर अगर कुछ एल्वियोलाई डेड हो गए हैं या उन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा या एयर नहीं जा रही, मतलब इफ सम एल्वियोलाई आर डेड ड्यू टू लो परफ्यूजन या लो वेंटिलेशन, तो फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेस है ना, ये बढ़ जाएगा। तो ये जब ये बढ़ जाएगा तो इट विल बी ग्रेटर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो फिर इस वजह से वो जो एल्वियोलाई हैं जहाँ ब्लड नहीं जा रहा होगा, वो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज ग्रेटर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस के। अब उसके बाद है एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई हमने अभी पढ़े हैं कि जिन तक ब्लड या कम जा रहा हो या एयर कम जा रही हो, वो एंड पे क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, और वो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेते। इन्हें हम क्या कहेंगे? एल्वियोलर डेड स्पेस। अब उसके बाद हमने ये एक इक्वेशन है, ये क्या है? इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है वी डी हमें नजर आई, ये क्या है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और ये टाइडल वॉल्यूम है जो नेक्स्ट वन है। और उसके बाद ये वाली क्या है? ये है एल्वियोलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एल्वियोलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ और क्या है? वो PeCO2 क्या है? ये है एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम अगर हमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालनी है इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई, हम इस इक्वेशन के साथ कर देंगे। तो इसमें क्या है कि हम जो एल्वियोलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको माइनस करें, उसमें से माइनस करें एक्सपायरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, और फिर जो आंसर आएगा ना उसको डिवाइड कर देंगे एल्वियोलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये आ जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब ये हो गया हमारा आज का सेकंड टॉपिक। ये क्या था? डेड स्पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है वो कौन सा है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन ये होता है कि जो हम अपनी बॉडी में जितनी एयर अंदर लेके जा रहे हैं और उसकी जो मूवमेंट है वो है वेंटिलेशन। मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है, वो क्या? वो वेंटिलेशन है। तो टोटल एयर दैट गो इन एंड आउट इज इक्वल टू वेंटिलेशन। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है मिनट वेंटिलेशन और दूसरी एल्वियोलर वेंटिलेशन। जो मिनट वेंटिलेशन है वो क्या होगी? वो इज इक्वल टू होगी टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मल जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट वो इज इक्वल टू होता है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। तो 500 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6000 ml या 6 लीटर। ये कितना आएगा? 6000 ml या 6 लीटर।
अब उसके बाद जो हमने दूसरा पढ़ा है वो क्या है, वो है एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन वो होता है कि मतलब अब एल्वियोलाई तक कितनी पहुंच रही है, उधर जाके गैसेस एक्सचेंज में कितनी हिस्सा ले रही है। तो एल्वियोलाई में कुछ होगी, डेड स्पेस भी होगी कंडक्टिंग जोन की, वो हम माइनस करेंगे। जो नॉर्मल है वो कितनी है, 150 ml होगी वो। जब हम उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 350 ml आएगी। अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, रेस्पिरेटरी रेट से, तो ये कितनी आएगी। जब हम 350 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.2 लीटर आएगी। के बाद है हमारा गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन को ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं ना, ये होता है गैसेस एक्सचेंज। द मूवमेंट ऑफ एयर, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड एंड CO2 इनटू लंग्स, ये क्या है, गैसेस एक्सचेंज है। ये ऑक्सीजन है, ये अगर इधर से ब्लड में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई हुई है वो कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी, और एल्वियोलाई से आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बाहर निकल जाएगी। अब ये डिपेंड किस किस पे करती है, एक तो करती है सरफेस एरिया पे। एल्वियोलाई का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी। हाँ जी, उतना गैस फ्लो ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया डिक्रीज होगा उतना गैस फ्लो डिक्रीज होगा। ओके। और दूसरा क्या है, पल्मोनरी वाल थिकनेस। जो सेंटर में वाल होती है ना एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो गैस फ्लो कम होगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिकनेस, अगर ये थिकनेस ज़्यादा है तो गैस फ्लो कम होगा, अगर ये थिकनेस कम है तो गैस फ्लो ज़्यादा होगा, अगर ये थिकनेस थिन है तो गैस फ्लो ज़्यादा होगा। ये क्या हो गया, गैस फ्लो का हो गया टॉपिक। इसमें अब ये गैस फ्लो डिपेंड किस किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है एक तो वेंटिलेशन और दूसरा परफ्यूजन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। अब वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन क्या होता है, वेंटिलेशन वो होता है कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं और जो एयर हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है, वेंटिलेशन है। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये क्या है, वेंटिलेशन है। और परफ्यूजन क्या है, परफ्यूजन ये है कि जो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, परफ्यूज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, ये क्या है, परफ्यूजन है। परफ्यूजन ऑफ फ्लूइड थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम, ये हो गया परफ्यूजन। ये ऊपर वाला वी क्या है, ये वेंटिलेशन को शो कर रहा है, और नीचे जो साइन है वो परफ्यूजन को शो कर रहा है, ब्लड फ्लो को शो कर रहा है। अब ये नॉर्मली इक्वल कहाँ कितने का होता है, ये 1 नॉर्मली इज इक्वल टू 1। और ये जो हमारा मिडल लोब है ना, मिडल जोन है, उधर की ये वैल्यू है नॉर्मली इज इक्वल टू 1। ओके। अगर ये, अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो ये नॉर्मली इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है। अब जो वेंटिलेशन है या फिर परफ्यूजन है, वो लंग के जो 3 जोन है, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये देखना है। एपेक्स, एपेक्स कहाँ होता है, लंग की जो अपर जोन है, जोन 1, और बेस लंग का लोअर जोन है जो जोन 3। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो बेस है ना उसमें परफ्यूजन और वेंटिलेशन हाई होगी और एपेक्स में लो होगी। बट परफ्यूजन जो बेस में वो ज़्यादा हाई होगी और एपेक्स में ज़्यादा लो होगी, जिसके नतीजे में जो हमारी रेशियो है वो क्या होगी, इसमें जो हमारी रेशियो है वो एपेक्स में हाई होगी क्योंकि परफ्यूजन ज़्यादा लो हो रही है। ठीक है, एपेक्स में क्या होगी, हाई होगी रेशियो, और जो बेस है उसमें लो होगी। इन दोनों की रेशियो बेस में लो होगी, और बेस में ये हाई इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ जो मैंने बता रहा हूँ कि ये हाई एपेक्स में हाई इस वजह से होगी क्योंकि जो परफ्यूजन है वो
ज़्यादा डिक्रीज हो रही है वेंटिलेशन से। ये क्या हो गया हमारा वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ़ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो वेंटिलेशन कितनी होगी? वेंटिलेशन 0 होगी, बट परफ्यूजन नॉर्मल होगी। परफ्यूजन क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो इनकी रेशो क्या निकलेगी? तो इनकी रेशो निकलेगी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/1 कितना होता है? 0 होता है। तो इनकी रेशो निकलेगी 0। और अगर ब्लड फ्लो ही उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, लाइक हार्ट पंप नहीं कर रहा इतना ब्लड के वो ऑर्गन्स तक पहुंचे, कार्डियक फेलियर है या फिर एम्बोलाई है, तो उस वजह से लंग्स के पास ही ब्लड कम आ रहा है, तो परफ्यूजन 0 होगी और वेंटिलेशन 1 होगी। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी।